Good afternoon everyone, this is Dr. Chetna Gupta Pasina and our today's topic is plant tissue culture। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम प्लांट्स की सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन करके रखते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। स्टेराइल कंडीशन क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट को ही हम स्टेराइल कंडीशन कहते हैं। और क्योंकि आप इसको नेटिव, जो भी उसका नेटिव स्पेस है उसी तरह आप इन्वायरमेंट लेबोरेटरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ के लिए उनको जो भी इसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको वो भी प्रोवाइड कराना होगा। तो उस माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम जो प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, किस फॉर्म में कराते हैं, कल्चर मीडियम के फॉर्म में कराते हैं, उसे न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया कहा जाता है। हर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मिनरल्स एंड आयंस का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो नॉन कंपोजिशन वाले कल्चर मीडिया को प्रोवाइड कराना ही आपका कहलाता है न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू जो भी हम न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं वो प्लांट्स बिल्कुल क्लोन प्लांट्स होते हैं। क्लोन प्लांट्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप प्लांट का कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन से होल प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशन इसमें हमको नहीं दिखाई देता। ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है, इसलिए इसे क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। और ये मैथड जो है प्लांट क्लोन्स प्रिपेयर करने का जो मैथड से ये कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissues or organs under sterile conditions on a nutrient culture medium of known composition. Plant tissue culture is widely used to produce clones of a plant in a method known as micropropagation. इसके बाद में आप प्रिंसिपल देख लीजिए। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट की सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो होल लाइफ डिवाइड होते रहता है, डिफ्रेंशिएट होते रहता है और इस तरह वो एक न्यू प्लांट को रीजनरेट कर सकता है। तो इसी एबिलिटी को या कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। कंटिन्यूसली सेल का डिवाइड होते रहना, एक्टिवली डिवीज़न होते रहना सेल्स का, ये जो कैपेसिटी है ये टोटीपोटेंसी कहलाती है। और प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो टोटीपोटेंसी के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि प्लांट सेल की ये अपनी एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर बिल्कुल अपने ही तरह एक न्यू प्लांट को रीजनरेट कर सकता है। यहाँ पे हम सिंगल सेल्स को, प्लांट की किसी भी सिंगल सेल्स को या फिर प्लांट का कोई ऐसा सेल जो विदाउट सेल वॉल हो, जिसे जनरली प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, या लिव्स के पीसेस हों या रूट या स्टेम का, जो कल मैंने आप लोगों को रूट टिप कल्चर एंड शूट टिप कल्चर बताया था, सिंगल सेल कल्चर के टाइप। तो इस तरह के किसी भी पार्ट को आप कल्चर मीडिया और जो उसके ग्रोथ के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है वो लेबोरेटरी में प्रोवाइड करके प्लस प्लांट हार्मोन्स के प्रेजेंस में आप इस पार्ट से एक न्यू प्लांट का रीजनरेशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है प्लांट टिश्यू कल्चर की, ये टोटीपोटेंसी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। Plant tissue culture relies on the fact that many plant cells have the ability to regenerate a whole plant called totipotency. Single cells, plant cells without cell walls, also called protoplast, pieces of leaves, stems or roots, can often be used to generate a new plant on culture media given the required nutrients and plant hormones. इसके बाद में आप प्लांट के जिस स्मॉल पार्ट का यूज़ करें, जो भी आपका डिज़ायरेबल प्लांट है जिसका आप कल्चर करना चाहते हैं या माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू आप क्लोनिंग करना चाहते हैं, उस प्लांट का जो भी पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के लिए, उस स्मॉल पीस ऑफ प्लांट को ही हम कहते हैं एक्सप्लांट। इसके बाद में ये जो एक्सप्लांट है आपका ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ वाला रीजन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, शूट टिप एंड रूट टिप, या फिर इंटरनोडल सेगमेंट भी हो सकता है प्लांट का। ये दोनों सबसे सूटेबल सेक्शंस होते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस के लिए या टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के लिए। अ स्मॉल पीस ऑफ द डिजायरेबल प्लांट इज सेलेक्टेड, द सेलेक्टेड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। जनरली मैरिस्मेटिक टिश्यू और इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ द प्लांट इज सेलेक्टेड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके बाद में असेप्टिक टेक्निक्स। असेप्टिक टेक्निक्स का मतलब होता है हम टिश्यू कल्चर की प्रोसेस में जिस भी तरह का ग्लास वेसल्स, प्लास्टिक वेसल्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हैं, या आप जिस भी कैबिनेट का यूज़ कर रहे हैं, उन सब को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप जो भी स्टरलाइजेशन टेक्निक आप यूज़ करते हैं उसे ही असेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप टेक्निक्स देख लीजिए, स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 psi फॉर 20 to 40 मिनट्स। किन चीज़ों के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है, किन किन चीज़ों या क्या चीज़
टेक्निक के थ्रू स्टरलाइज होता है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग के द्वारा आप न्यूट्रिएंट मीडिया का स्टरलाइजेशन करते हैं, कल्चर वेसल्स का, ग्लास वेयर्स का एंड प्लास्टिक वेयर्स का। फिर है आपका ड्राई हीट 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स। इसके अंदर आ जाते हैं आपके सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कैपल, फोर्सेप्स, निडल्स, ग्लास वेयर्स, पाइपेट्स, टिप्स एंड अदर प्लास्टिक वेयर्स। इसके बाद है आपका फ्लेम स्टरलाइजेशन। फ्लेम स्टरलाइजेशन के द्वारा भी आप इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके स्कैपल, फोर्सेप्स, निडल्स या माउथ ऑफ कल्चर वेसल्स। माउथ ऑफ कल्चर वेसल्स का मीनिंग ये हुआ कि जिस भी वेसल में आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, कल्चर ट्यूब हो या फिर फ्लास्क हो, उन सबको फ्लेम स्टरलाइज करना, उसके माउथ को आफ्टर डेट उस मीडिया में आपको क्या करना, प्लांट एक्सप्लांट का इनोकुलेशन करना। इसके बाद है आपका फिल्टर स्टरलाइजेशन। फिल्टर स्टरलाइजेशन के लिए या जो भी फिल्टर स्टरलाइजेशन जिस भी चीज़ों से बना होता है, उसके अंदर है आपके मेम्ब्रेन फिल्टर मेड ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट ऑफ 0.22 माइक्रोन मीटर बोर साइज, थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन एंड एंजाइम्स का स्टरलाइजेशन फिल्टर स्टरलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। इसके बाद है आपका अल्कोहल स्टरलाइजेशन, जिसके थ्रू आप जो भी पर्सन वर्क कर रहा है टिश्यू कल्चर का, तो वो अपने हैंड का स्टरलाइजेशन उसके थ्रू करता है। और टिश्यू कल्चर का वर्क हम जिस कैबिनेट के अंदर करते हैं, जिसे लैमिनार एयर फ्लो कहा जाता है, तो लैमिनार एयर फ्लो को भी वाइप करने का जो फंक्शन है हम अल्कोहल के थ्रू करते हैं और इस प्रोसेस को अल्कोहल स्टरलाइजेशन कहा जाता है। आफ्टर डेट है आपका सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन की प्रोसेस जो है, हम जो भी हमारा डिज़ायरेबल प्लांट है जिसका माइक्रो प्रोपेगेशन करना चाहते हैं, उस प्लांट का जो आप स्मॉल पीस ले रहे हैं जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, तो एक्सप्लांट के स्टरलाइजेशन को ही हम सरफेस स्टरलाइजेशन कहते हैं। और सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। जनरली जो मेजॉरिटी से यूज़ होता है वो है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसके बाद में द कल्चर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्लांट सेल कल्चर मीडिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और आर्टिफिशियली फॉर्म से उनको ये प्रोवाइड कराना ही कहलाता है कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया। इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर आपके आते हैं साल्ट मिक्सचर्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नेचुरल कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट सपोर्टिव मटेरियल्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इन्हें आप ग्रोथ स्टिमुलेटर या हार्मोन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट साल्ट्स की बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं वो है आपके अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रस, मैग्नीशियम सल्फाइड, पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट, आयरन, सोडियम, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, बोरिक एसिड, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम मॉलिब्डेट, क्यूप्रिक सल्फेट एंड कोबाल्टस सल्फाइड। इसके बाद में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट साल्ट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस करने का कार्य करता है। ये प्लांट में न्यूक्लिक एसिड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए से है, प्लस ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, अमाइनो एसिड्स एंड हार्मोन्स का भी एसेंशियल कंपोनेंट है। फिर आता है आपका सेकेंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये भी प्लांट न्यूक्लिक एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एबंडेंटली प्रेजेंट होता है एंड टिश्यूज़ के फास्ट ग्रोविंग में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। रेस्पिरेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सेल डिवीज़न के लिए नेसेसरी कंपोनेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाथवेज, जिस भी पाथवेज में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन होता है, इसमें ये हेल्पफुल होता है। ये प्रोटीन एंड क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन इन्फ्लुएंसेस प्लांट ग्रोथ रेट, एसेंशियल कंपोनेंट इन प्लांट न्यूक्लिक एसिड्स स्पेशली डीएनए, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, अमाइनो एसिड्स एंड हार्मोन्स। देन फॉस्फोरस कंपोनेंट इन प्लांट न्यूक्लिक एसिड्स abundant in meristematic and fast growing tissues, essential in photosynthesis and respiration. Potassium necessary for cell division, meristematic tissues, helps in the pathways for carbohydrate, protein and chlorophyll synthesis. इसके बाद नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये सेल वॉल के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस रूट एंड लीफ के डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। ये शुगर के ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करता है। अमाइनो एसिड
के भी ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पार्टिसिपेट करता है, और ऑक्सैलिक एसिड के साथ में ये टाई अप होता है और टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर होता है आपका, फिर नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन जो है ये साइटोक्रोम, रेस्पिरेशन में चलने वाला साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत से एंजाइम्स में एज को फैक्टर फंक्शन करता है। ये क्लोरोफिल के फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में ये फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। ये फॉस्फेट के एक्टिव अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्टार्च के अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल्स एंड रूट एंड लीफ डेवलपमेंट, पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड टाइज अप ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्म्ड टॉक्सिन्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस। Iron electron transfer as a component of cytochrome pump involved in respiration. Magnesium enzyme cofactor, component of chlorophyll involved in photosynthetic and respiration systems. Active uptake of phosphate and translocation of phosphate and starches. फिर आ जाता है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉल्ट। अभी तक आप मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे, अब अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉल्ट की बात करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र जो है बहुत से एंजाइम्स एंड अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो नोड्यूल फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वॉल्व होता है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। फिर मैग्नीज जो है ये काफ़ी सारे एंजाइम्स में एज कोफैक्टर वर्क करता है एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने का कार्य करता है। फिर है आपका मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है ये ऐसे एंजाइम्स के साथ में इन्वॉल्व होता है जो कि नाइट्रेट के अमोनिया में रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लस ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉर्म के में कन्वर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। तो अब फर्स्ट है आपका सल्फर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस। मैग्नीज enzyme cofactor, molybdenum involved in enzymatic reduction of nitrates to ammonia, assistant conversion of inorganic phosphate to organic form। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक जो है क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये काफ़ी सारे एंजाइम्स में एज कोफैक्टर वर्क करता है। फिर है आपका कॉपर। कॉपर भी बहुत से एंजाइम्स में एज कोफैक्टर वर्क करता है एंड के फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। फिर है आपका बोरान। बोरान जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स एंड क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये रेस्पिरेशन में एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है। जिंक एंजाइम कोफैक्टर एंड क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। कॉपर एंजाइम कोफैक्टर एंड इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेशन सिस्टम्स। बोरान इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड क्लोरोफिल, एक्टिव इन रेस्पिरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप फर्स्ट पढ़ेंगे कार्बन सोर्सेस। कार्बन हम सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कार्बन जो है आर्टिफिशियली फॉर्म से हम माइक्रो प्रोपेगेशन में प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं सुक्रोज के थ्रू, या कभी कभी हम यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का यूज़ भी कर सकते हैं। इसका इन शॉर्ट जो समरी निकलता है वो है कि हर प्लांट ग्रोथ के लिए कार्बन का यूज़ करता है, कार्बन इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं आपके वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में फर्स्ट है आपका एडेनिन जो कि आरएनए एंड डीएनए का पार्ट होता है। आइनोसिटोल जो कि बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में, ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है। ये ग्रोथ के लिए इसेंशियल नहीं है बट बेनिफिशियल है। इसके थ्रू, इसके नहीं होने से प्लांट के ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके होने से लाभदायक प्रभाव ही पड़ेगा। ये बेनिफिशियल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका थायमिन। थायमिन जो है काफ़ी सारे थायमिन जो है साइट्रिक एसिड साइकिल में कोएंजाइम के फॉर्म में वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका फर्स्ट है कार्बन सोर्सेस, आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में। विटामिन्स, एडेनिन पार्ट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, आइनोसिटोल पार्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स एंड फॉस्फेट फॉर्म इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनल्स एंड इज नॉट एसेंशियल टू ग्रोथ बट बेनिफिशियल। थायमिन एसेंशियल एज अ कोएंजाइम इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। फिर है आपका जेलिंग एजेंट्स। तो जेलिंग एजेंट डिपेंड करता है कि आप प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करा रहे हैं आप किस फॉर्म में प्रोवाइड
प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, आप सेमी सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं। यदि आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब यदि आप सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के जेलिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए जेलिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। सेमी सॉलिड मीडिया यदि आप बना रहे हैं तो जो भी जेलिंग एजेंट का कंसंट्रेशन है उसका हाफ लगेगा, और यदि सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो पर लीटर जितना कंसंट्रेशन लगता है उतना लगेगा। तो 2 सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं आपका फाइटाजल 1.5 ग्राम पर लीटर एंड अगार 10 to 12 ग्राम पर लीटर। इस फाइटाजल एंड अगार का प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, ये सिर्फ मीडिया को सॉलिडिफाई करने के काम आता है, ये न्यूट्रिशन में किसी भी तरह का कोई भी हेल्प नहीं करता है। फिर है आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्सेस में आपके आ जाते हैं कोकोनट एंडोस्पर्म, फीस इमल्सन, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, टोमेटो जूस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट एंड पोटैटो अगार। इसके बाद में है आपका चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो क्या करता है, एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये प्लांट टिश्यूज से इम्प्योरिटीज़ को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। इसका जो कंसंट्रेशन नॉर्मली यूज़ होता है मीडिया में वो है 0.3%, ठीक है, या फिर उससे भी कम कंसंट्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह ये क्या करता है, जो भी मीडिया है उसकी क्वालिटी को क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। चारकोल जो है टिश्यू कल्चर में जब आप यूज़ करते हैं तो आप एसिड वॉश करके न्यूट्रलाइज कर लीजिए और उसके बाद आप उसको यूज़ करिए। और एक बार चारकोल यूज़ होने के बाद आप इसको सेकेंड टाइम रीयूज़ नहीं कर सकते, आपको अगेन नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूज़ करना होता है मीडिया के साथ में। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, डिटॉक्सिफाइज वेस्टेज फ्रॉम प्लांट टिश्यूज एंड impurities and absorption quality vary. Concentration normally used in 0.3% or lower. Charcoal for tissue culture, acid washed and neutralized never, and again आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, नेवर रीयूज़। इसके बाद में आते हैं आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें फर्स्ट है आपका ऑक्सिन जो कि रूट इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। साइटोकाइनिन फॉर शूट मल्टीप्लिकेशन, जिब्रालिन फॉर सेल इनलार्जमेंट, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट स्ट्रेस हार्मोन और डोरमेंसी कॉजिंग हार्मोन्स भी हम इसे कह सकते हैं। और इथिलीन जो है वो एक बेड हार्मोन है। बेड हार्मोन इसलिए है क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस में इथिलीन का प्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। कब होता है, जब प्लांट जो है स्ट्रेस कंडीशन, प्लांट सेल जब स्ट्रेस कंडीशन में होता है। और इथिलीन का हायर अमाउंट में जब प्रोडक्शन हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन में जो प्रोडक्शन होता है वो प्लांट टिश्यूज़ में सेनेसेंस को कॉज करता है एंड इन्हेंस करता है। प्लस ये एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को सप्रेस करने का कार्य करता है, इसलिए इथिलीन इज अ बैड हार्मोन। व्हाई इथिलीन इज अ बैड हार्मोन? बिकॉज नेचुरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर ऑफ फेयरली हाई लेवल, स्पेशली व्हेन सेल्स आर अंडर stress, it enhances senescence and suppress embryogenesis and development in general। यहाँ पे आपका ये टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर कंप्लीट होता है।